हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों आज की वीडियो फिर से है इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो फिर से उसी टॉपिक पर है जो मैं एक बार ऑलरेडी बना चुका हूं। कौन सी वीडियो है? ये है स्क्रूटनी। जी हां, स्क्रूटनी से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अभी बनाया था, लेकिन उसमें सारे के सारे मैंने टीडीएस के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। आज मैं जो वीडियो लूंगा इसके अंदर आप लोगों को काफी सारे अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट यूज करके मैं दिखाऊंगा। उस कंपनी को आपको टैली में रीस्टोर भी करना है, लेकिन रीस्टोर करने का क्या तरीका आप लोग यूज करेंगे ये भी मैं आप लोग को इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो डेटा मैं यूज करने वाला हूं उसका मुझे बैकअप लेना पड़ेगा, लेकिन उसे अलग तरीके से लेना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं कि बैकअप लेने का एक और तरीका होता है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस कंपनी को, और ये कंपनी कौन सी है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। पैरामाउंट लिमिटेड बैकअप, यहां पर ये कंपनी मेरे पास दी हुई है। अगर आप लोग को इस तरह की कंपनी मिल जाती है और आपको इसे रीस्टोर करना पड़े टैली के अंदर और इसे टैली में ओपन करना है तो कैसे ओपन होगा चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी आपकी एक जिप फाइल है। तो जिप फाइल को ओपन करने के लिए आपके सिस्टम में होना चाहिए कोई ना कोई एक्सट्रैक्टर, या तो 7-zip हो सकता है, या WinZip हो सकता है, या WinRAR हो सकता है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करूंगा, लेकिन एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेरे पास सॉफ्टवेयर जो अवेलेबल है मैं आपको दिखा देता हूं। मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो 7-zip है। आपके पास हो सकता है 7-zip ना हो, WinZip हो, WinRAR हो, तो आप लोग किसी से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक्सट्रैक्ट करने का शॉर्टकट सिंपल सा है, आप लोग को जाना है उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, और जैसे ही उस सॉफ्टवेयर में आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सट्रैक्ट टू पैरामाउंट लिमिटेड बैकअप, इस नाम से एक लिंक दिखाई देगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसे एक फोल्डर में कन्वर्ट कर देगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, मेरे पास आ चुका है इसका एक फोल्डर। तो अब आपको क्या करना है, इस फोल्डर को ओपन करना है। और दोस्तों अब कमाल की बात यह है, ये जो बैकअप आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसे आप नॉर्मल तरीके से टैली में ओपन नहीं कर सकते, यानी सिर्फ लिंक लेकर इसे टैली में डायरेक्ट ओपन नहीं किया जा सकता। इसे आपको ओपन करना है तो आप लोगों को एक तरीका और मेथड यूज करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आप कंट्रोल एल के साथ आप इसका लोकेशन कॉपी कर लीजिए, और यहां पे कंट्रोल एल से इस लोकेशन सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल सी से इसे कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं टैली में गया। टैली में जाने के बाद आपको करना सिर्फ एक काम है, यहां पर करना है ऑल्ट वाई। ऑल्ट वाई करने के बाद आपको जाना है रीस्टोर पर। रीस्टोर पर जाने के बाद आपको बैक स्पेस प्रेस करना है, और यहां रीस्टोर डेस्टिनेशन पाथ पर आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद आप लोग को यहां पे स्पेसिफाई पाथ का ऑप्शन दिख रहा होगा, स्पेसिफाई पाथ के ऑप्शन पे जाइएगा और यहां पर एंटर प्रेस करके वही लोकेशन दोबारा से पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए और अब आप देखेंगे आपके पास एक कंपनी आ रही है, दैट इज पैरामाउंट लिमिटेड। तो आप इसे एंटर प्रेस करके ओपन करेंगे तो यहां पर देखिए पैरामाउंट लिमिटेड आपकी कंपनी आ चुकी है। अब आप इसे एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर देंगे, और जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया वो कंपनी रीस्टोर हो चुकी है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा उस लोकेशन के ऊपर ये कंपनी आपको दिखाई दे रही है। तो ये कंपनी है जहां पर ये रीस्टोर हो चुकी है। अब दोस्तों करना क्या है, सिंपल सा काम मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको इसी लोकेशन को यहां पर पेस्ट करना होगा जो आपने अभी भी रीस्टोर किया था। तो एंटर प्रेस करेंगे और ये देखिए आपकी कंपनी ऑटोमेटिकली यहां पे शो हो रही है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर वो कंपनी आ रही है या नहीं। तो बैक स्पेस करते हैं और वापस से एक बार इस फोल्डर के अंदर चलते हैं। तो आप देखिए यहां पर 10,001 नंबर की कंपनी आ रही है जो कि इस लोकेशन पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब आपको तो पता ही है कि आपको इस कंपनी को ओपन कैसे करना है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता ही रखा था। यहां से लोकेशन सिलेक्ट करिए, लोकेशन सिलेक्ट करके कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद आपको जाना है टैली में। टैली में जाने के बाद आप इसे पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद ये कंपनी आपके सामने आ जाएगी। अब दोस्तों इस कंपनी के अंदर भी माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा आ रहा है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। आपको इस पर कुछ भी नहीं, एंटर प्रेस करना है और माइग्रेट कर देना है बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि ये कंपनी टैली ERP 9 में बनी हुई है। तो यहां पर माइग्रेट पर क्लिक करिए, यस करिए, और ये कंपनी इसमें माइग्रेट हो चुकी है। अब दोस्तों शुरू करते हैं स्क्रूटनी का पहला पार्ट और चेक करते हैं कि ये कैसे होगा। तो लेट्स सी, आपको डिस्कस करना है स्क्रूटनी, तो यहां पर क्या सबसे पहला स्टेटमेंट होगा। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको ये चेक करना है कि ये जो कंपनी है 18-19 की है, और इसमें लास्ट ट्रांजैक्शन डेट क्या है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको ट्रांजैक्शन डेट का पता हो, क्योंकि आपका जो पीरियड एंडिंग है वो क्या होगा ये आपको यहां पर जानना है। तो इसके लिए आप डे बुक पे जाएंगे, और डे बुक पे जाने के बाद आप F2 स्पेस बार एंटर से सारी की सारी एंट्री ओपन कर देंगे। अब दोस्तों यहां पे देख सकते हैं आप लोग
लोग 1 अप्रैल से आपने एंट्री स्टार्ट की है और लास्ट एंट्री आपकी 1 अक्टूबर की है, यानी कह सकते हैं आप सिर्फ 6 महीने की एंट्रीज यहां पर कर रहे हैं। तो यानी आपका जो भी सारा काम होगा, जो भी स्क्रूटनी होगी, वो 6 महीने के हिसाब से होगी। तो दोस्तों यहां पर जो कैलकुलेशन आपको मेंटेन करना है 6 मंथ के हिसाब से मेंटेन करना है, इसलिए बहुत ध्यान से अपना जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे वो 6 महीने के हिसाब से ही करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और इस कैलकुलेशन को फटाफट से देख लेते हैं। तो अब ये पता चल चुका है कि कैलकुलेशन 6 महीने की, यानी साल भर का दिमाग हमें नहीं लगाना है, हमें सिर्फ 6 महीने का ही माइंड सेट करना है। तो चलिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करेंगे और उसके बाद ऑल्ट F1 के साथ इसे आप डिटेल में ओपन कर लेंगे। और अब आप देखिए यहां पर आपको सारी की सारी, यहां पर आप सबसे पहले आप जाएंगे परचेज पर और परचेज की एंट्री को ओपन करेंगे। एंटर प्रेस किया, F2 स्पेस बार एंटर से परचेज की एंट्री आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब दोस्तों यहां पर परचेज की एंट्री को आपको ओपन करना है और जैसे ही आपने ओपन किया आपने देखा यहां देखिए जीएसटी जो है लगा हुआ है 18%, लेकिन इन्होंने जीएसटी अप्लाई ही नहीं कर रखा। बेसिकली ये है एक फॉल्ट। अब दोस्तों यहां पर तो आप लोगों को जीएसटी लगाना चाहिए था, लेकिन जीएसटी नहीं अप्लाई किया हुआ है, तो आप लोगों को जीएसटी लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे चलिए मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले जीएसटी का फीचर अपनी कंपनी के अंदर चेक करना चाहिए कि अनेबल है भी या नहीं। तो इसके लिए F11 प्रेस करिए और यहां पे देख लीजिए यस करने के बाद आपने जीएसटी नंबर डाला है। जीएसटी डिटेल्स कहां की है, आपकी जो कंपनी है वो आंध्र प्रदेश की है और इसमें जो जीएसटी डिटेल्स डाल रखी है वो आपकी आंध्र प्रदेश की डाल रखी है और जीएसटी नंबर भी बिल्कुल सही है, यानी जीएसटी की पूरी डिटेल्स आपकी कंपनी में है। तो यहां पर तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं, एंटर प्रेस करके यहां पर कंप्यूटर वर्ल्ड का लेजर आपको चेक करना होगा। कंट्रोल एंटर प्रेस किया और अब कंप्यूटर वर्ल्ड के लेजर में भी आप चेक करिए कि ये कंपनी आंध्र प्रदेश की है और इसका भी जीएसटी नंबर यहां पर दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी जीएसटी लगा सकते हैं। बट गलती ये हुई है, जिस पर्सन ने ये किया है, अकाउंटेंट जो भी है, उसने यहां पे जीएसटी नहीं अप्लाई किया है। बट एक बात और, यहां पे परचेज का लेजर भी आप लोग चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें भी हो सकता है कोई ना कोई फॉल्ट। एंटर प्रेस किया और ये देखिए परचेज को परचेज अकाउंट के अंदर ले रखा है, उसके साथ साथ ये भी दे रखा है कि इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है और ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। तो मैंने ये भी चेक कर लिया, इसमें भी कोई फॉल्ट नहीं है। अब दोस्तों सवाल उठता है कि कंप्यूटर के ऊपर क्या जीएसटी रेट सेटअप किया गया है या नहीं, क्योंकि जीएसटी लगाया नहीं गया तो शायद सेटअप ना किया होगा। एक बार कंट्रोल एंटर प्रेस करके इसके ऊपर जीएसटी का चेकिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग यहां पर जीएसटी रेट मैंने यस किया और यहां पर कोई भी डिटेल्स नहीं आ रही है, तो आप लोग को फटाफट से यहां पर डिटेल्स एंटर कर लेनी चाहिए, जो भी आप लोग की डिटेल्स हैं रिलेटेड टू द रेट। तो रेट से रिलेटेड डिटेल्स मैंने यहां पे एंटर कर दी। 18% का जीएसटी है, अप्लाई कर दिया है 18% का जीएसटी। उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, एंटर प्रेस करते जाना है और अब इस पे जीएसटी लगा देना है। जीएसटी के लिए सीजीएसटी और एचजीएसटी लगाना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश की आपकी कंपनी भी है और कंप्यूटर वर्ल्ड कंपनी भी आंध्र प्रदेश की है, तो यहां पे सीजीएसटी और एचजीएसटी बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं सीजीएसटी और एचजीएसटी भी प्रिपेयर कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने सीजीएसटी अप्लाई कर दिया, ये देखिए सीजीएसटी आ गया है और इसके साथ साथ मुझे एचजीएसटी भी यहां पर अप्लाई कर देना चाहिए। तो एचजीएसटी भी यहां पर आ चुका है, देख लीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये आपकी एंट्री कंप्लीट हुई और अब आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो ये एंट्री कंप्लीट हुई, यानी कि परचेज आपकी रेटिफाइड हो चुकी है। अब दोस्तों इसी तरह से आपको सारी की सारी परचेज को चेक करना है और उनमें चेक करना है कि आपने जीएसटी लगाया है या नहीं लगाया है, तो ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला सेल्स की, क्योंकि अगर आप परचेज चेक कर रहे हैं तो सेल्स भी आपको चेक करना चाहिए। तो यहां पर हम सेल्स पे गए और एंटर प्रेस किया और यहां पर हम लोग ने देखा सेल्स की एक एंट्री आप लोग के पास है, दैट इज त्रिवेणी प्राइवेट लिमिटेड। इसे आप एंटर करिए और इसमें भी आप लोग को सेम वही काम करना है, सबको चेकिंग करना है। तो सबसे पहले त्रिवेणी का लेजर चेक कर लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश की कंपनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें जीएसटी नंबर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परचेज वाली पार्टी में होना ही चाहिए। और सेल्स की बात करें तो सेल्स लेजर के अंदर भी देख लेते हैं कि जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं है। बिल्कुल सही है, यहां पर भी एप्लीकेबल है और कंप्यूटर पे रेट तो आपने अभी अभी सेट कर ही लिया था। उसके बाद आपको यहां पे सीजीएसटी एचजीएसटी ही लगाना है, क्योंकि आपको पता है त्रिवेणी प्राइवेट लिमिटेड भी आंध्र प्रदेश की पार्टी है। तो यहां पर भी आप सीजीएसटी और एचजीएसटी अप्लाई कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीका था, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप देख सकते हैं आपकी ये एंट्री रेटिफाइड हो चुकी है। तो इस तरीके से आपने दो लेजर्स को रेटिफाई कर दिया है, आपका परचेज और सेल्स मॉडिफाई हो चुका है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अब इस साइड में और एक्सपेंसेस मेरे पास गिवन है, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे पास है यहां पर, और इसमें मेरे को सबसे पहले बोनस दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोनस के साथ सैलरी एंड बोनस भी दिया हुआ है। अब सवाल यह है कि जब आपके पास बोनस के लिए सैलरी एंड बोनस का ग्रुप दिया हुआ है तो आपने इसे सैलरी एंड बोनस के अलावा बोनस के एक अलग ग्रुप में क्यों डाला? तो ये तो गलत है ना। आपने दो दो लेजर से इस्तेमाल कर लिए हैं, बोनस के लिए अलग और सैलरी बोनस के लिए अलग, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए। इसलिए आप एक काम करिए, सैलरी और बोनस के अंदर ही अपने बोनस के सारे की सारी चीजों को डाल दीजिए, जिससे कि आपको फायदा रहेगा। आपको दो लेजर बाद में चेक नहीं करने पड़ेंगे और प्रॉब्लम नहीं होगी। हो सकता है कई बार आप बोनस के अंदर डाल दें, सैलरी एंड बोनस के अंदर डाल दें, तो प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। इसीलिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पहले एक बार बोनस वाली एंट्री को एंटर प्रेस करके आप एक बार चेक कर लीजिए। एंटर प्रेस किया, F2 स्पेस बार एंटर स्पेस बार एंटर, और ये एंट्री आपकी कौन सी डेट को है ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एंट्री खोली मैंने और एंट्री खोल के इसकी नरेशन मैंने रीड की। देखिए दोस्तों नीचे लिखी हुई है बोनस पेड टू द स्टाफ बाय चेक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोनस आपने स्टाफ को पे किया है और बिल्कुल सही एंट्री आपने पास की हुई है, बोनस टू एक्सिस बैंक। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि आपने बोनस का लेजर यूज कर लिया है, जबकि आपको सैलरी एंड बोनस का लेजर यूज करना चाहिए था। तो दोस्तों करना क्या है, डेबिट का जो लेजर है बोनस का उसे हटा देना है और उस जगह पर सैलरी एंड बोनस का लेजर ले लेना है। तो चलिए यहां पर हम स्क्रूटनी करेंगे और ऑल्ट ए प्रेस करते हैं, और ऑल्ट ए प्रेस करने के बाद मैं एस्केप किया। एस्केप करने के बाद यहां पर आएंगे और यहीं पर ऑल्ट ए प्रेस करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और F7 प्रेस करके आप लोग यहां पे जनरल एंट्री पास करने वाले हैं, और डेट रहेगी आपकी 1 अक्टूबर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर सैलरी एंड बोनस के लेजर को आप डेबिट कर देंगे 10,000 रुपए से, और क्रेडिट कर देंगे आपका लेजर जो बोनस का था वो आप लोग क्रेडिट कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं जैसे ही अपने बोनस को क्रेडिट किया तो आप देखिए आपका बोनस का जो बैलेंस है वो 0 हो चुका है, और आपका ये जो एंट्री है रेक्टिफाइड हो चुका है। तो यहां लिखेंगे बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। तो ये एक तरह की एंट्री होगी, बहुत सिंपल तरीके से बोनस का लेजर कम हो चुका है और आपका सैलरी एंड बोनस का लेजर बढ़ चुका है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल, बहुत सिंपल एंट्री थी। ये देखिए बोनस आपका खाली हो चुका है। चलिए बात करते हैं अगला एंट्री, देखते हैं यहां पे कन्वेंस है, और कन्वेंस के अंदर भी एक बार चेक कर लेते हैं एंटर प्रेस करके कि क्या एंट्री पास हुई है। एंटर प्रेस किया, उसके बाद F2 स्पेस बार एंटर, तो देखिए एक एंट्री पास की गई है जो कि 1 सितंबर को है। एंटर प्रेस करते हैं और ये देखिए दोस्तों प्रॉब्लम यहां पर क्या है, एक बार नरेशन रीड करिए। नरेशन अगर आप रीड करें तो लिखा है कि अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प। और दोस्तों रेवेन्यू स्टैम्प का जो खर्चा होता है एक्चुअली में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पार्ट होता है, ये कन्वेंस का पार्ट तो हो ही नहीं सकता। और ऑल्ट ए प्रेस करिए, और अब जनरल करना चाहते हैं तो F7 प्रेस कर लीजिए, और यहां पर एंट्री रेक्टिफाइड हमेशा आपको मैंने जैसे कि बताया ईयर एंडिंग पर, यानी आपका पीरियड एंड हुआ है वहीं पर आपकी एंट्री होगी। और यहां पर कन्वेंस के लेजर में आप लोगों ने जो डाला था वो अमाउंट था 100 रुपए, तो अब यहां पर आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर लेना होगा। तो यहां पर पहले से तो बना नहीं हुआ प्रिंटिंग स्टेशनरी का लेजर, तो ऑल्ट सी करिए और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर आप क्रिएट कर लीजिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का लेजर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा, और अब आपको इसे एंटर प्रेस करना है, और ये देखिए 100 रुपए का अमाउंट आपने डाल दिया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में, और यहां पर आपको कन्वेंस का लेजर को हटा देना है। और ये लीजिए एंट्री हो चुकी है। अब नरेशन पर आकर सिंपल आपको दोबारा नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल R प्रेस करें और ये लीजिए पुरानी नरेशन कॉपी हो चुकी है। तो ये देखिए सिंपल तरीके से। चलिए बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम की। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इंश्योरेंस प्रीमियम में बहुत बड़ा पॉइंट है यहां पर। दोस्तों इसे समझने के लिए मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल सिनेरियो दिखा देता हूं। पहले इस एंट्री को मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर 20,000 रुपए की एंट्री है। एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर मैं एंट्री को चेक कराता हूं आप लोगों को। देखिए दोस्तों इंश्योरेंस प्रीमियम जो है आपने पे किया हुआ है एक्सिस बैंक से 20,000 रुपए, और वो कब पे किया है 1 जुलाई को। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको देखना यह है कि आप 1 जुलाई को जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें आपका जो पेमेंट है वो कितने का है। एक्चुअल में पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम ही है नहीं, यहां पर तो ये गलत है क्योंकि सारा का सारा इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है। चलिए मैं इसे प्रैक्टिकली समझाता हूं आप लोगों को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम की कहानी कुछ इस प्रकार है कि भाई आपका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का आप लोगों को पे करके दे रखा है 20,000 रुपए, जो कि आपका अभी जा रहा है 1 जुलाई को। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा कि जो आपकी पीरियड ऑफ वर्किंग है वो तो भाई यही है ना 6 महीने, यानी 1 अप्रैल से 30
सितंबर तक का ही आप लोगों को रिकॉर्ड यहां पे मेंटेन करना है। और जब 6 महीने का ही रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है तो आपका जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं वो 20,000 रुपए कैसे हो सकता है। यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आपकी डेट ऑफ एंट्री 1 जुलाई है तो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक ही आपका पीरियड इसमें कवर अप होगा अगर डेट ऑफ एंट्री 1 जुलाई है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ 3 महीने ही इसमें कवर अप होने वाला है तो आपका जो एक्चुअल कैलकुलेशन होगा यानी जो इंश्योरेंस कैलकुलेट होगा वो सिर्फ 3 महीने का इंश्योरेंस माना जाएगा। और जो बाकी आप 9 महीने की बात कर रहे हैं वो जो आपने पे कर दिया है आज ही इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से, वो एक्चुअल में इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, वो आपने प्रीपेड कर दिया है। तो ये बात आपको बिल्कुल समझनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे ठीक करेंगे। तो यहां पर जो आप लोग का इंश्योरेंस प्रीमियम दिखाई दे रहा है उसमें 20,000 रुपए की पेमेंट आपको दिखाई दे रही है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की पेमेंट इसमें होनी चाहिए और जो बाकी है वो पेमेंट इसमें से कम करनी होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली आप ऑल्ट ए प्रेस करेंगे और यहां पर एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री आपको पास कब करनी है, वो आपको पास करनी है 1 अक्टूबर को, और 1 अक्टूबर को आप एंट्री पास करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए दोस्तों, प्रीपेड इंश्योरेंस को आपको डेबिट करना है, और डेबिट कितने से करना है भाई, 15,000 रुपए से, क्योंकि 9 महीने का 15,000 रुपए है जो आपको प्रीपेड में डालना चाहिए था। और एक्चुअली में इंश्योरेंस प्रीमियम में जो गलती से आपने 15,000 ज्यादा डाल दिए हैं उसे आपको कम करना है। तो देखिए मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया जिससे कि उसमें से 15,000 रुपए निकल चुके हैं और अब उसमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए बचे हैं। तो अब आप देखिए मैंने ये एंट्री पास कर दी और एंट्री रेटिफाइड हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आप लोग एक चीज नोटिस करिए, यहां पर अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या है, देखिए मैंने अभी 15,000 रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर डाले थे, प्रीपेड इंश्योरेंस के अंदर डाले हैं, लेकिन यहां पर 20,000 कैसे हो गए। तो ये एक समस्या है ना, जी हां वो भी एक समस्या है। तो उसकी भी बात मैं आप लोगों को समझा देता हूं। दोस्तों हुआ क्या है कि जो 5,000 रुपए प्रीमियम दिखाई दे रहा है प्रीपेड के नाम से, ये पिछले साल का है और जो कि आपने पहले से ही पे कर दिया था। और जब आपने पहले से ही पे कर दिया था तो आपने इसे एडजस्ट नहीं किया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ऑल्ट जी, एक बार ऑल्टर मास्टर में चलते हैं और यहां पर लेजर में जाकर प्रीपेड इंश्योरेंस का लेजर मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं ओपनिंग में आप लोग का 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम दिखाई दे रहा है जो कि प्रीपेड है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि अप्रैल महीने में जब आपने ट्रांजैक्शन की होगी इंश्योरेंस की तो भाई साहब उसे एडजस्ट कर लेना चाहिए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये बात सिंपल सी है कि आप हर महीने इंश्योरेंस दे रहे हैं या साल में एक बार दे रहे हैं। अगर आप साल में एक बार ही दे रहे हैं, हर महीने नहीं पे कर रहे, तो सीधी सी बात है ये एडजस्टमेंट एंट्री आप कब पास कर सकते हैं, 30 सितंबर को, यानी 1 अक्टूबर को पास कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, तो चलिए यहीं पर ऑल्ट ए प्रेस करते हैं और जो एंट्री अभी आपने पास की थी उसकी रेसिप्रोकल एंट्री आपको दोबारा से पास करनी है। और वो क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। F7 प्रेस करेंगे और यहां पर 1 अक्टूबर ही कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1 अक्टूबर को ही आप ये रेटिफिकेशन एंट्री पास कर सकते हैं क्योंकि हम साल में एक बार प्रीमियम पे कर रहे हैं। इसमें आप इंश्योरेंस प्रीमियम के लेजर में 5,000 और डालेंगे, वो इस वजह से क्योंकि प्रीपेड में कुछ अमाउंट था जो आपने यूज नहीं किया था, उसे बुक करना पड़ेगा इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर। जो आपने पहले से पे किया था इस साल आकर वो एडजस्ट हो जाएगा जो कि अप्रैल महीने का था। तो यहां पर आपने एडजस्ट कर लिया और अब प्रीपेड इंश्योरेंस में से अमाउंट को कम कर लेंगे। तो अब आप देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस में 15,000 ही बचे हुए हैं जो मैंने एक्चुअल में इंश्योरेंस अभी अभी प्रीपेड किया था पिछले साल का। यानी इसमें एक बात का ध्यान रखने की जरूरत यह है कि आने वाले साल का जो आपका इंश्योरेंस है वो तो आ सकता है, लेकिन बीते हुए साल का इंश्योरेंस आपका नहीं होना चाहिए प्रीपेड के अंदर। ये बहुत खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है। ऐसा ही सिर्फ इंश्योरेंस के साथ नहीं है, किसी भी प्रीपेड एक्सपेंस के साथ ये रूल काम करेगा, चाहे वो आउटस्टैंडिंग हो चाहे वो प्रीपेड हो। सेम रूल और सेम लॉ फॉलो होगा कि बीते हुए साल का कोई भी आउटस्टैंडिंग पेंडिंग नहीं होना चाहिए और बीते हुए साल का कोई भी प्रीपेड पेंडिंग नहीं होना चाहिए और आने वाले साल का आप पेंडिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहां पे एंट्री पास कर दी है और यहां पर बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड कर दी गई है, या बीइंग एंट्री एडजस्टेड भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लीजिए हमारी ये एंट्री भी हो चुकी है। अब प्रॉपरली हमारा इंश्योरेंस का जो पॉइंट था वो ओवर हो चुका है। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये तो मैंने अभी अभी बनाया था तो इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है। रेंट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर रेंट देखिए, रेंट है 30,000 रुपए, जिसके बारे में अभी कुछ स्टेटमेंट नहीं कही गई है। और एक बार चेक कर लेते हैं कि 30,000 रुपए क्या है।
तो यहां पे गए हम लोग और रेंट को हमने चेक किया, 30,000 रुपए ट्रांजैक्शन है। यहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा भाई, सीधी सी बात है, 30,000 रुपए की ट्रांजैक्शन है और लिखा हुआ है कि अप्रैल महीने का रेंट था और आपने अप्रैल महीने में इसे पे कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है। चलिए बात करते हैं अगली ट्रांजैक्शन की, सैलरी एंड बोनस की। अब सैलरी एंड बोनस के अंदर अगर आप जाएं तो यहां पर आप चेक करें तो यहां पर भी आप लोगों को मिल जाएगा एक पॉइंट, और वो क्या है चलिए देख लेते हैं। सैलरी एंड बोनस के अंदर भी आप लोगों को पॉइंट देखने को मिलेगा जो कि है एक्सिस बैंक से रिलेटेड। एक बार चेक करते हैं दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं, यहां पर सैलरी जो पे कर रहे हो आप मार्च महीने की पे कर रहे हो, तो मार्च महीने की सैलरी आप अप्रैल में पे कर रहे हो, तो प्रॉब्लम है ना। आपने यहां पर सैलरी एंड बोनस अकाउंट को यूज किया हुआ है एक्सिस बैंक के थ्रू, तो ये तो प्रॉब्लम है भाई। आप मार्च महीने की सैलरी पे कर रहे हो और आप अप्रैल में उसे सैलरी एंड बोनस लिख रहे हो, तो ये तो गलत हो गया ना। आप लोगों को उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखना चाहिए था, लेकिन आपने लिखा क्या, आपने लिख दिया सैलरी एंड बोनस, तो ये गलत हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, पुरानी सैलरी को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, तो हम लोग इसे सैलरी बोनस नहीं बोल सकते, तो ये आप लोगों को ठीक करना होगा। ऑल्ट प्रेस करिए और F7 पे जाइए और जर्नल एंट्री पास करिए। यहां पर कब आप 2 अप्रैल को पास कर सकते हैं या आप चाहे तो 1 अक्टूबर को भी पास कर सकते हैं, तो मैं यहां पर 1 अक्टूबर को पास कर देता हूं क्योंकि मेरे को अभी पूरे साल में कोई भी एंट्री नहीं दी गई है, यानी मुझे हर महीने की सैलरी दी नहीं गई है। अगर मुझे हर महीने की सैलरी दी जाती तो मैं इसे अप्रैल महीने में एडजस्ट कर लेता, अप्रैल महीने में ही करनी चाहिए। एक्चुअली में ये एंट्री 2 अप्रैल को ही होगी, तो आप कर सकते हैं, बट मैं इसे 2 अप्रैल को नहीं कर रहा हूं, 1 अक्टूबर को ही कर रहा हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आपको क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो कि होना चाहिए था डेबिट, आप लोगों ने नहीं किया है, डेबिट कर दीजिए, और जो आपका सैलरी एंड बोनस के अंदर आपने डाल दिया है वो आपको हटाना पड़ेगा। तो यहां पर सैलरी एंड बोनस के अंदर आप लोगों ने 20,000 डाला था, वो आपने हटा दिया, और अब यहां पे लिख दीजिए बिंग एंट्री रेक्टिफाइड, और ये आपका काम हो चुका है बहुत ही सिंपल तरीके से। तो अब आपका सैलरी का लेजर भी प्रॉपर तरीके से सेटल हो चुका है, तो ये आप लोगों का प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। अब आप एस्केप करके बैलेंस शीट पर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बैलेंस शीट को एक बार चेक कर लेते हैं और फिर प्लान करते हैं कि भाई बैलेंस शीट के अंदर कैसे काम होगा। तो चलिए सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या डिटेल्स आपके पास गिवन है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है और कैपिटल में प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा अगर हम देखें ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो पहले नहीं था अब आ चुका है। उसके बाद क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर भी आप लोगों का पहले नहीं था, अब आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी आउटस्टैंडिंग सैलरी जो पहले नहीं था वो एडजस्ट हो चुका है, और अभी भी अब तो बिल्कुल ही नहीं बचा, इस साल का कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग एडजस्ट कर चुके हैं हम लोग। उसके अलावा बात करें एसेट्स की, अब एसेट्स तो मैं दिखा रहा हूं यहां पर आप लोगों को 5 लाख रुपए, 60,000 रुपए, 2 लाख रुपए और 350 रुपए, यानी यहां पर एसेट तो आपको देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहां पर बात यह है कि 350 रुपए की कौन सी एसेट होती है, ये तो एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो यहां पर 350 की जो एसेट आपको दिखाई दे रही है ये एसेट नहीं है एक्चुअल में। एक बार एंट्री को ओपन करके चेक कर लेते हैं। एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस करने के बाद F2 स्पेस बार एंटर किया। आप देखिए यहां पर आपको 350 की एक एंट्री दिख रही है, और सिंपल सी बात है, ये देखिए एंट्री गलत क्यों है, सिंपल, आप लोग देखिए नीचे लिखा हुआ है प्रिंटर कार्टेज, और भाई ये एंट्री होनी चाहिए कब और किस तरीके की एंट्री, ये प्रिंटर थोड़ी ना, ये तो आपका प्रिंटिंग स्टेशनरी है, तो इसमें जाना चाहिए ना, तो ये तो गलत कर दिया, प्रिंटर के अंदर डाल दिया। 350 रुपए का कौन सा प्रिंटर आता है, तो भैया ये एंट्री ठीक करो। तो 2 अप्रैल को ये एंट्री अपने पास किया, अब 2 अप्रैल को इस एंट्री को आपको ठीक करना पड़ेगा। वैसे तो आप 1 अक्टूबर को ही ठीक करेंगे, बट आपको यहां पे 2 अप्रैल कर लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं इस एंट्री को रेक्टिफाई करता हूं, और रेक्टिफाई करने के लिए ऑल्ट प्रेस करेंगे और यहीं पर सबसे पहले F7 प्रेस करेंगे, और F7 प्रेस करके जर्नल पे आ गए, और 2 अप्रैल की एंट्री आप पास कर सकते हैं, या आप चाहें तो 1 अक्टूबर को भी कर सकते हैं। वैसे 2 अप्रैल को ही पास करनी चाहिए क्योंकि प्रिंटर तो उसी दिन था, तो एक्चुअली में प्रिंटर की ट्रांजैक्शन मैं 2 अप्रैल को ही कर रहा हूं। और 2 अप्रैल को मैंने जैसे ही ट्रांजैक्शन की, ये देखिए मैंने यहां पे किया क्या, यहां पे किया प्रिंटिंग स्टेशनरी, जो मैंने अभी बनाया था उसे डेबिट कर देते हैं। कितने रुपए से, 350 रुपए से, और जो मैंने अभी प्रिंटर में डाल रखा है वो अमाउंट मैं हटा दूंगा। तो ये देखिए प्रिंटर 0 हो चुका है, और ये जो है आपकी एंट्री रेक्टिफाइड हो चुकी है। अब आपका प्रिंटर बिल्कुल पूरी तरह से सेटल हो चुका है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका प्रिंटर में कुछ भी अमाउंट नहीं है, कुछ भी बैलेंस नहीं है, और ये सेटल हो गया है। बात करते हैं बिल्डिंग, कंप्यूटर और फर्नीचर की। दोस्तों इन पर अगर मैं बात करूं तो इन पर आपको परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। एज पर द इनकम टैक्स लॉ इन पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा डेप्रिसिएशन रेट चार्ट से।
दोस्तों अगर आप देखना चाहें यहां पर डेप्रिसिएशन रेट चार्ट की मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों को बिल्डिंग्स पर 10% का डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, रेजिडेंट नहीं है तो 10% का डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, यानी बिजनेस ऑफिस की है बिल्डिंग तो यहां पे 10% का डेप्रिसिएशन। बात करें दूसरी चीज यानी कंप्यूटर्स की तो कंप्यूटर पे 40% का डेप्रिसिएशन, और बात करें फर्नीचर्स की तो फर्नीचर फिक्सचर पर आपका 10% का डेप्रिसिएशन है। तो यहां पर डेप्रिसिएशन क्योंकि बहुत जरूरी है, आपका ईयर एंड होता है तो डेप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ता है, तो यहां पर डेप्रिसिएशन अभी चार्ज हुआ नहीं है तो आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार फटाफट से डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। अमाउंट आप लोगों को गिवन है 5 लाख का, अगर आप डेप्रिसिएशन निकालें तो कितना आएगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले वाउचर पे जाना है और एंट्री पास करनी है। चलिए मैं पास करके दिखाता हूं आप लोगों को। सबसे पहले जर्नल में जाएंगे और जर्नल में ही एंट्री पास करनी है। डेट डालेंगे यहां पर 1 अक्टूबर और सबसे पहले एक लेजर बनाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट के नाम से आपने लेजर बना लिया है, ये देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, और इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रख दीजिए और ये लीजिए एंटर प्रेस करके। अब इसका जो टोटल अमाउंट आएगा वो 47,000 रुपीज आएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले बात करें, आपका पहला डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पर, और अगर मैं बिल्डिंग की कॉस्ट की बात करूं तो बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो एक्चुअली में थी 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए बिल्डिंग की कॉस्ट थी, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो 5 लाख पर अगर आप कैलकुलेशन करें और आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है तो उसके हिसाब से आप देखें आप लोग का डेप्रिसिएशन आ रहा है 50,000 रुपए, लेकिन 50,000 रुपए आपका पूरे साल का है और आपको 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन यहां पे चाहिए क्योंकि आपका जो पीरियड है वो 6 मंथ का ही। तो यहां पर 25,000 रुपए आप लोगों का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है 25,000 रुपए लिखना है जो कि आपका डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर है। सेम बात करें फर्नीचर पर तो फर्नीचर का जो बैलेंस है वो था 2 लाख रुपए, और 2 लाख पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 10% 20,000 रुपए होता है और 6 महीने का 10,000 रुपए होता है। तो यहां पर 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लिख दीजिए फर्नीचर पर। साथ ही बात करें कंप्यूटर पर तो कंप्यूटर पर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 12,000 रुपए आएगा। कैसे मैं आपको बता देता हूं। कंप्यूटर 60,000 रुपए का है और 60,000 रुपए पर अगर आप 40% कैलकुलेट करते हैं तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाई देता हूं। यहां पर 60,000 पर आप 40% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद आप जैसे ही 40% कैलकुलेट करेंगे 24,000 आएगा, और उसको अगर डिवाइड बाय 2 कर दे तो 12,000 रुपीज आएगा। तो ये डेप्रिसिएशन जो है आपका कैलकुलेट हो चुका है सभी एसेट्स पर, और यहां पे आप लिख दें बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन चार्ज, और अब आपका ये बैलेंस शीट का ये पोर्शन भी खत्म हो चुका है और आपका डेप्रिसिएशन सभी पर चार्ज किया जा चुका है। अब दोस्तों बचा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है एफडी पर, और एफडी विद बंधन बैंक उस पर 8% का आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। दोस्तों यहां पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है लेकिन अभी तक आपने इंटरेस्ट को उसके अंदर ऐड नहीं किया है, तो बेसिकली आपको इंटरेस्ट ऐड करना है तो उसके लिए आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी होगी। एंटर करेंगे, वाउचर में जाएंगे, जर्नल एंट्री पास करनी है तो यहां पर 1 अक्टूबर को आप ये एंट्री पास करेंगे और यहां पर बंधन बैंक यानी जो आपने एफडी कराई थी उसे आप डेबिट कर देंगे, और ये अमाउंट कितना होगा ये मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 लाख पर 8% दैट इज 16,000 रुपीज, और क्योंकि हाफ ईयर का रखना है तो आप लोगों को 8,000 रुपीज यहां पे लिख देना चाहिए। उसके बाद आपको क्रेडिट करना है इंटरेस्ट रिसीव, तो यहां पर आपको इंटरेस्ट रिसीव का लेजर बना लेना है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है आपको ऑन एफडी, यहां लिख देते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, और यहां पर इसे इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आप लिख सकते हैं, और सिंपल तरीके से ये एंट्री हो चुकी है। 8,000 रुपए आपके आ चुके हैं और यहां पे लिख लीजिए बीइंग इंटरेस्ट ऑन एफडी। तो ये लीजिए आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट के अंदर भी सारी की सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। अब आप देख सकते हैं आपका क्लोजिंग भी बिल्कुल ठीक है, क्लोजिंग में तो कुछ था ही नहीं। डेटर आपके ठीक हैं क्योंकि डेटर पे आपने चार्ज कर लिया है, कैश भी ठीक है, बैंक भी ठीक है, और प्रीपेड इंश्योरेंस तो आपने बनाया ही था अभी अभी। तो ये सारी चीजें आपकी रेटिफाइड हो चुकी हैं, अब आपको कुछ भी करना नहीं है। ये था स्क्रूटनी का एक बहुत बेहतरीन पार्ट। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और दोस्तों वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगी है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को इसे कहिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा फाइल, उसके बाद आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब कंटेंट सब पॉइंट्स सारे के सारे समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।